कि बच्चों आप लोगों को याद होगा कल के लेक्चर में मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों को रिवाइज भी करवाया था कि हम लोग आफ्टर मिड जो है वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को किस तरह से स्टार्ट किया और उनमें से कौन कौन से टॉपिक्स के इन एस्पेक्ट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। लाइक जितने जो डिसऑर्डर्स हैं विच आर एसोसिएटेड विद कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, अभी तक हम उसमें से जो पहला डिसऑर्डर है उसको डिस्कस कर रहे हैं, हाइपरग्लाइसीमिया या डायबिटीज़। ठीक है, इस हाइपरग्लाइसीमिया या डायबिटीज़ की टाइप्स, इसी तरह से इसके साथ जो एसोसिएटेड लेट कॉम्प्लिकेशंस हैं, पहले लेक्चर में हमने टाइप्स देखी थी, उसके बाद इसकी लेट कॉम्प्लिकेशंस, कल वाले लेक्चर के अंदर हमने इसकी डायग्नोसिस और मॉनिटरिंग को देखा था। ठीक है, और आज हम इसके साथ एसोसिएटेड जो कीटोएसिडोसिस है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, इस कंडीशन को देखते हैं कि ये क्यों डेवलप होती है और इसके पीछे रीज़न क्या है। एसिडोसिस का आप लोगों को पता है कि इससे पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये वो कंडीशन है जिसमें आपकी जो प्लाज्मा पीएच है वो एसिडिक होना शुरू हो जाती है, जिसमें हम लोगों ने एक फॉर्म पढ़ी है रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस के। एसिडोसिस की मल्टीपल फॉर्म्स हैं, प्लाज्मा पीएच के ड्रॉप करने की, पीएच के कम होने की जो मेजर रीजन है उसमें से एक रीजन है आपके पास रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, जिसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको पता है कि आपकी जो जितने भी सेल्स जो हैं वो एक्टिवली मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व हैं, वो प्रोटॉन्स को एज अ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोटॉन्स को एज अ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करते हैं। और ये जो प्रोटॉन्स हैं आपके पास नॉर्मली किडनी इनको आपके जो है वो पीएच को मेंटेन करने के लिए कुछ हद तक इन प्रोटॉन्स को क्या करती है, फिल्टर करती है, यूरिन में इनको स्क्रीट करती है, जिसमें आप लोगों ने ये देखा था कि अगर जो किडनी के ट्यूब्यूलर सेल्स हैं उनमें इन प्रोटॉन्स के ट्रांसपोर्टर में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो जेनेटिक प्रॉब्लम है या किसी ड्रग के रिस्पॉन्स में वो प्रोटॉन्स ब्लॉक हुए हैं, तो ये प्रोटॉन्स आपके प्लाज्मा सैंपल के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी बॉडी की जो प्लाज्मा की पीएच है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी। और इस कंडीशन को आप क्या कहते हो, एसिडोसिस। बट इसके पीछे जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो क्या है, प्रॉब्लम इन किडनी, यानी एसिडोसिस डेवलप होने की रीजन एक्चुअली किडनी के सेल्स में कोई प्रॉब्लम की वजह से। डेट्स व्हाई इस एसिडोसिस को आप क्या कहते हो, रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस। बट समटाइम्स इस एसिडोसिस की कुछ और कंडीशंस भी होती हैं, लाइक ज़रूरी नहीं है कि हमेशा प्लाज्मा पीएच ड्रॉप होने की वजह रीनल ट्यूब्यूलर सेल्स में कोई प्रॉब्लम ही हो, बल्कि समटाइम्स कुछ और रीजन की वजह से भी आपके पास ये एसिडोसिस डेवलप हो सकती है, जिसमें एक कंडीशन है आपके पास डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ठीक है, इसी तरह से सिंपल कीटोएसिडोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस। कीटोएसिडोसिस इज समटाइम इसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी कहा जाता है। इट मीन्स कि या तो किडनी सेल्स में या किडनी ट्यूब्यूल्स में प्रॉब्लम की वजह से प्लाज्मा पीएच ड्रॉप हो सकती है, डायबिटीज़ की वजह से प्लाज्मा पीएच ड्रॉप हो सकती है, या मेटाबॉलिज्म के अंदर अगर किसी किस्म का कोई चेंज आता है, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ये कहते हैं कि अगर आपकी बॉडी के सेल्स जो हैं वो अपना मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट से चेंज करके फैट्स पे शिफ्ट करते हैं, तो इस केस में फैट्स जो हैं वो क्या चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, कीटोन बॉडीज़। और कीटोन बॉडीज़ चूँकि एसिडिक इन नेचर होती हैं, सो इन कीटोन बॉडीज़ के वजह से आपकी प्लाज्मा की पीएच क्या हो जाती है, ड्रॉप हो जाती है। सो एसिडोसिस की एक रीज़न ये भी हो सकती है। सो देर आर डिफरेंट रीजंस ऑफ एसिडोसिस, बट जो हम हाइपरग्लाइसीमिया या डायबिटीज़ के साथ एसोसिएटेड कीटो एसिडोसिस है, इसको आज के लेक्चर में क्लियर करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। ठीक है, सो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस अल्टीमेटली अगर आप इसको देखें तो इसका जो हम लोग इफेक्ट है, इसकी जो रीज़न है कि ये डेवलप क्यों होती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से, या तो लैक ऑफ इंसुलिन
ठीक है, या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी इंसुलिन अवेलेबल है बट सेल्स उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। इन दोनों कंडीशंस की वजह से अल्टीमेटली आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस की वजह से क्या चीज़ डेवलप होगी, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। कुछ हद तक ये हम लोगों ने कल के लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि ऑब्वियसली जब इंसुलिन अवेलेबल नहीं है, इंसुलिन प्रेजेंट नहीं है, तो इंसुलिन के प्रेजेंट ना होने की वजह से आपके सेल्स ग्लूकोज को तो अपटेक नहीं कर सकते, ग्लूकोज को कंज्यूम नहीं कर सकते, बिकॉज हमारी बॉडी के जो मोस्ट ऑफ सेल्स हैं दे आर इंसुलिन डिपेंडेंट सेल्स। ठीक है, उनके ट्रांसपोर्टर साइटोसोल्स में है और सिर्फ इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि इन ट्रांसपोर्टर्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंसर्ट करवा के ग्लूकोज की अपटेक और यूटिलाइजेशन में हेल्प करता है। सो इफ़ देयर इज़ नो इंसुलिन तो ये सेल्स ग्लूकोज को अपटेक नहीं कर सकते, और अगर ग्लूकोज को अपटेक नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि वो अपना मेटाबॉलिज्म शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स फैट एंड प्रोटीन्स। ठीक है, और इस फैट्स की वजह से आपके पास क्या होगा, कीटोन बॉडीज बनेंगी, और इन कीटोन बॉडीज को आप क्या कहोगे, सॉरी ये कीटोन बॉडीज अल्टीमेटली कौन सी कंडीशन प्रोड्यूस करेंगी, एसिडोसिस। ठीक है, सो कीटो एसिडोसिस डेवलप तो हो रही है, बट उस कीटो एसिडोसिस के डेवलपमेंट के पीछे रीजन क्या थी, डायबिटीज। ठीक है, सो इसलिए आप इसको कहते हो कि दिस टाइम जो कीटो एसिडोसिस है वो एक्चुअली डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन की वजह से बन रही है। ये हमने लेट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज में भी डिस्कस किया था कि प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया अल्टीमेटली कीटोन बॉडीज की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और आज के लेक्चर में हम ये पॉइंट क्लियर करेंगे कि एक्चुअली वो क्या मैकेनिज्म है या किस तरह से आपका जो हाइपरग्लाइसीमिया है वो एसिडोसिस की कंडीशन को एडवर्स करता है। तो ये आप लोगों के पास एक फ्लो चार्ट है जिससे आप लोग इस चीज़ को चेक कर सकते हो। लाइक इन केस ऑफ डायबिटीज़ आपके प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन हाई है, यानी हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन को आप फेस कर रहे हो। अभी सिर्फ आप लोग इस पॉइंट को फोकस करोगे। हाइपरग्लाइसीमिया मीन्स कि आपकी बॉडी के अंदर हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है जिसको सेल्स कंज्यूम नहीं कर पा रहे। सो ऑब्वियसली होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ ग्लूकोज आपकी किडनी सेल्स जो हैं वो यूरिन में पास करेंगे। सो इस केस में आपको ग्लूकोज कहाँ पे मिलेगा, यूरिन में मिलेगा, बिकॉज किडनी के सेल्स प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए यहाँ से ग्लूकोज को फिल्टर कर रहे हैं और ग्लूकोज को कहाँ पे भेज रहे हैं, यूरिन में भेजना शुरू कर दिए। सो ग्लाइकोसूरिया डेवलप हो रहा है बिकॉज ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया। Because of this glycosuria, because we all know कि glucose is an osmotically active solute, इसका मतलब है कि अगर यूरिन के अंदर हाई कंसंट्रेशन में ग्लूकोज जा रहा है तो डेफिनेटली ये ग्लूकोज अपने साथ वाटर भी लेके जाएगा, बिकॉज इसकी नेचर ऑस्मोटिकली एक्टिव है ना। सो जितना ज़्यादा ग्लूकोज आपके यूरिन में जा रहा है ग्लाइकोसूरिया की वजह से, उतना ज़्यादा वाटर भी आपके यूरिन के अंदर ऐड होगा। डेट्स वाई डायबिटिक इंडिविजुअल्स के अंदर पोलीयूरिया या फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम भी होती है। ठीक है, सो इस कंडीशन को आप कहते हो ऑस्मोटिक डायूरेसिस। ऑस्मोटिक डायूरेसिस ऐसी कंडीशन होती है जिसमें किडनी के सेल्स किसी सल्यूट की प्रेजेंस की वजह से ज़्यादा वाटर को क्या करते हैं, एक्सक्रीट करना शुरू कर देते हैं। यानी नॉर्मली जितना वाटर उन्होंने यूरिन में पास करना है उससे ज़्यादा वाटर वो यूरिन में पास कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस ऑस्मोटिकली एक्टिव सल्यूट जो कि इस टाइम यूरिन में प्रेजेंट है। ठीक है, सो हाइपरग्लाइसीमिया से पहली कंडीशन ग्लाइकोसूरिया, और ग्लाइकोसूरिया डेवलप हुई तो इसका मतलब है ऑस्मोटिक डायूरेसिस भी डेवलप होगा, ज़्यादा वाटर आपके यूरिन में जाएगा। सो ऑब्वियसली अगर ज़्यादा वाटर यूरिन में जाएगा तो बॉडी में कौन सी कंडीशन डेवलप होगी, डिहाइड्रेशन। यहाँ तक आप लोगों ने एक पॉइंट क्लियर किया कि हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इनसाइड प्लाज्मा अल्टीमेटली बॉडी के अंदर क्या चीज़ इंट्रोड्यूस करवा देती है, डिहाइड्रेशन। ओके, अब जैसे डिहाइड्रेशन होगी, ये एक तरह की स्ट्रेस कंडीशन है जो कि बॉडी को फेस करना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज वाटर जो है वो डिफरेंट रिएक्शंस के लिए भी ज़रूरी है। प्लाज्मा के अंदर अपनी जो सल्यूट की कंसंट्रेशन है उसका जो प्रेशर है उसको मेंटेन करने के लिए भी वाटर की नॉर्मल अमाउंट का होना ज़रूरी है। सो डिहाइड्रेशन आपकी बॉडी के अंदर एक स्ट्रेस कंडीशन को, एक शॉक कंडीशन को इंट्रोड्यूस करवाती है, जिसकी वजह से, इस शॉक कंडीशन की वजह से आपका ब्रेन उन सब हार्मोन्स को रिलीज करवाता है जो कि
मिनरल्स और फ्यूल मेटाबॉलिज्म के साथ लिंक्ड है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जिसमें आप कॉर्टिसोल देख सकते हो, ग्रोथ हार्मोन्स देख सकते हो, एवीपी देख सकते हो। ठीक है, एवीपी का आपने डिस्कस किया था कि ये वाटर के बैलेंस को मेंटेन करता है। इसी तरह से ग्लूकागोन जो कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को क्या करेगा, उसको रीशफल करने की कोशिश करेगा, यानी दोबारा से जो है वो ग्लूकोज के अपटेक के लिए सेल्स को फोर्स करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में आपके पास वो सारे के सारे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज हो जाएंगे जो कि इस कंडीशन को रिवर्स करने की कोशिश करेंगे। ये स्ट्रेस हार्मोन्स की कंसंट्रेशन आपके प्लाज्मा में ज्यादा हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस डिहाइड्रेशन। अच्छा, अब इन स्ट्रेस हार्मोन्स का इफेक्ट क्या होगा, ग्लूकागोन, एवीपी, कॉर्टिसोल, कैटिकोल अमाइंस, ये सारे के सारे हार्मोन्स परसीव करते हैं कि इस टाइम बॉडी में फास्टिंग कंडीशन है, ठीक है, या एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज है। सिमिलर यही हार्मोन्स आपके फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में भी रिलीज होते हैं। यानी जब भी आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस कंडीशन इंड्यूस होगी, उस स्ट्रेस की वजह से ये हार्मोन्स रिलीज होंगे। डेट्स वाई इन हार्मोन्स को स्ट्रेस हार्मोन्स भी कहा जाता है। नाउ इन स्ट्रेस हार्मोन्स ने क्या करना है, जैसे आपके पास एक स्ट्रेस हार्मोन है ग्लूकागोन, ये ग्लूकागोन उस कंडीशन में रिलीज होता है जब आपके सेल्स तक ग्लूकोज नहीं जा रहा होता। अगर ये कंडीशन है, प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन आपके पास हाई है, हाई ग्लूकोज कंसंट्रेशन, तो डेफिनेटली इस केस में नॉर्मली इंसुलिन को रिलीज होना चाहिए। और इंसुलिन क्या करता है कि सेल्स के अंदर ग्लूकोज को लेके जाता है। सेल्स क्या करते हैं, उससे अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करते हैं, एटीपी बनाते हैं। बट जब इंसुलिन अवेलेबल नहीं है तो उस केस में सेल्स के अंदर एटीपी की कंसंट्रेशन फॉल करना शुरू हो जाती है। यानी वो फ्यूल जो कि एटीपी को बनाने के लिए ज़रूरी है, वो फ्यूल उन सेल्स के अंदर एंटर नहीं हो पा रहा। और उस हाई ग्लूकोज कंसंट्रेशन में भी ग्लूकागोन रिलीज हो रहा है। डायरेक्टली रिलीज नहीं हो रहा बल्कि इनडायरेक्टली रिलीज हो रहा है, बिकॉज उसने एक शॉक कंडीशन यहाँ पे प्रोड्यूस किया, एक स्ट्रेस कंडीशन प्रोड्यूस किया, और उस स्ट्रेस कंडीशन के रिस्पॉन्स में इवन हाइपरग्लाइसीमिया की जो कंडीशन है जिसमें नॉर्मली ये स्ट्रेस हार्मोन रिलीज नहीं होते, वो भी रिलीज होंगे। ठीक है, सो इन स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से आप क्या होगा, फर्दर आपके पास टू रिस्पॉन्सेज होंगे। एक तरफ तो वो कोशिश करेंगे कि किसी तरह से सेल्स जो है वो ग्लूकोज को अपटेक करें, बट इन दी एब्सेंस ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन डेफिशिएंसी में ये पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला रिस्पॉन्स तो ये नहीं करवा सकते। यानी ग्रोथ, आपके पास ये जो डिफरेंट स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, इन्होंने कोशिश की कि सेल्स किसी तरह से ग्लूकोज को अपटेक करें, बट इन दी एब्सेंस ऑफ इंसुलिन सेल्स ग्लूकोज को अपटेक नहीं कर पा रहे और हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन स्टिल परसिस्टेंट है। और उस हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन की वजह से अभी भी डिहाइड्रेशन है, और डिहाइड्रेशन की वजह से इन हार्मोन्स की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है। सो जो सेकंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है, ये उसकी तरफ चलते हैं, जिसमें क्या करते हैं कि ओके, अगर कार्बोहाइड्रेट यूज़ नहीं हो रहा तो ये ग्लूकागोन जो है वो एडिपोज टिश्यूज में से फैटी एसिड्स को रिलीज करवाना शुरू करवा देता है, लिपोलाइसिस का प्रोसेस। और इन फैटी एसिड्स की कंजप्शन की वजह से क्या चीज़ बनना शुरू हो जाती है, कीटोन बॉडीज बनना शुरू हो जाती है। सो अल्टीमेटली बिकॉज कीटोन बॉडीज इट्स सेल्फ एसिडिक इन नेचर है, सो आपने ये डेवलप किया, यहाँ पे ये वाला जो रिलेशनशिप है ये डेवलप किया कि इन द प्रेजेंस ऑफ दी स्ट्रेस हार्मोन्स आपकी बॉडी के अंदर एसिडोसिस डेवलप होगी। ठीक है, यानी पीएच ड्रॉप होगी। और इस एसिडोसिस कंडीशन की वजह से दोबारा से आप ये देखेंगे कि जब आपकी प्लाज्मा की पीएच ड्रॉप होगी, यानी प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन कम होगी, ये एक तरह का जो नॉर्मल रिस्पॉन्स है उससे फ्लक्चुएट कर गया, होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, सो उसको रिवर्ट करने के लिए अब आपके पास यहाँ पे जो है वो दोबारा से वॉमिटिंग की कंडीशन डिहाइड्रेशन को मज़ीद सवेयर कर देगी। यानी स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज तो इस वजह से हुए थे कि उन स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से किसी तरह से आपकी ये जो डेफिशिएंसी है, यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है, इसको रिवर्स किया जाए। लेकिन एक्चुअली उसके रिलीज की वजह से ये कंडीशन मजीद जो है वो एक डिफ़िकल्ट उसने सिनेरियो अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, सो ये जो एसिडोसिस इस केस में इन स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से बन रहा है,
या प्रोड्यूस हो रहा है, इस एसिडोसिस को आप क्या कहते हैं? दिस इज डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। ठीक है, और यहाँ से जो मेन रीजन आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, जो प्राइम फैक्टर है, वो क्या है? हाइपरग्लाइसीमिया, हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। अच्छा, डायग्नोसिस जैसे कि हम लोग काफ़ी हद तक इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कीटोन बॉडीज़ की प्रेजेंस के लिए हम लोग डिपस्टिक्स को यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली यूरिन को एनालाइज करते हैं, और उसके साथ साथ प्लाज्मा सैंपल की पीएच भी देखी जाती है। ठीक है, बिकॉज कभी भी आप सिंपली प्लाज्मा की पीएच को देख के, और अगर वो एसिडिक है, तो आप ये नहीं बता सकते कि वो किस रीज़न की वजह से है, जब तक आप यूरिन को साथ एनालाइज नहीं करते। अगर यूरिन के अंदर कीटोन बॉडीज़ हैं, तो इसका मतलब है कि ये एसिडिक पीएच या ये वाली जो एसिडोसिस है, ये आपके पास कीटोन बॉडीज़ की वजह से है। बट अगर यूरिन के अंदर कीटोन बॉडीज़ प्रेजेंट नहीं है, और दूसरी तरफ अगर आप यूरिन को चेक करते हो और यूरिन की अपनी पीएच जो है वो ज़्यादा अल्कलाइन है, तो इससे ये आइडिया होता है कि इस केस में डेफिनेटली जो यूरिन में प्रोटॉन्स आने थे वो रिलीज नहीं हो पा रहे, और इस वजह से आपके ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट है? प्लाज्मा में प्रेजेंट है। सो हमेशा दोनों बॉडी फ्लूइड्स को पैरेलली आप कंपेयर करते हो, उनके अंदर अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, इसी तरह से कंसनट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स एंड कीटोन बॉडीज़ को देखते हुए आप ये बता सकते हो कि क्या ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है या रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है। ठीक है, और जैसे यहाँ पे भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज की वजह से डिहाइड्रेशन भी डेवलप होती है। सो डेफिनेटली इस डिहाइड्रेशन की वजह से जो असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं आपके पास, जो मिनरल्स हैं, सोडियम पोटाशियम, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टर्स और चैनल्स को ओपन और क्लोज करने के लिए ज़रूरी हैं, इसी तरह से डिफरेंट मेम्ब्रेन्स की पोलराइजेशन के लिए ज़रूरी हैं। बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन डेफिनेटली इनकी जो कंसनट्रेशन है वो भी इफेक्ट होगी। ठीक है, सो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के लिए डेफिनेटली जो ट्रीटमेंट्स हैं उसमें एक तो इंसुलिन रिकमेंड की जाती है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर इंसुलिन को इंट्रावेनियसली या किसी भी तरह से आप इंजेक्ट करते हो, उसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया ख़त्म हो जाएगा, और अगर हाइपरग्लाइसीमिया यानी जो मेन कॉज है ये ख़त्म होगी, तो डेफिनेटली ये पूरे का पूरा साइकिल जो है ये नॉर्मलाइज हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज अब आपके यहाँ पे प्लाज्मा सैंपल के अंदर ग्लूकोज की नॉर्मल कंसनट्रेशन रहेगी। सो एक ट्रीटमेंट इंसुलिन हो गया, बट डेफिनेटली इंसुलिन के साथ साथ आपको बॉडी फ्लूइड्स को भी रिप्लेनिश करना है, ज़्यादा वाटर इनटेक करना है, और वाटर के अंदर जो सॉल्ट्स थे उनको रिप्लेनिश करने के लिए आपको जो है वो डिफरेंट सीरम्स को भी इनटेक करना पड़ता है, सोडियम, पोटाशियम और क्लोराइड की कंसनट्रेशन को वापस मेंटेन करने के लिए। ये कुछ ट्रीटमेंट्स थे इस डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के। इसको अलग से डिस्कस मैंने इसलिए किया बिकॉज कीटोएसिडोसिस आप लोगों में से जो 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इससे पहले नहीं पढ़ा होगा, तो कुछ हद तक आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि डायबिटीज़ की वजह से भी एसिडोसिस डेवलप हो सकती है। फास्टिंग में तो डेफिनेटली होती है, स्टारवेशन में भी होती है, बट समटाइम्स डायबिटीज़ की वजह से भी एसिडोसिस डेवलप हो सकती है, और इस पर्टिकुलर एसिडोसिस को हम कहते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस।